Okay, so Assalamu alaikum. My name is Syed Farah Mustafa. I think, as you all know, I give this a lecture for. So, okay, so about this class is we're gonna teach about React fundamentals. So this is very important. Um, Basically, इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास सारे फंडामेंटल आएंगे React के, so you need to know about that. फिर सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे with the topic of DOM manipulation. And I think the remaining topic which was set in map of JavaScript. So I guess सबसे पहले we should start with the DOM manipulation. Okay, can you all see my screen? Yes, good. So okay. Okay, so before starting with the DOM manipulation, I guess I need to guide you with what is how browser work and what is the browser. So ठीक, तो बेसिकली हम जो ब्राउजर को ना हम पहले से उसको डिवाइड कर सकते हैं तीन व्यूज में। एक तो हमारे पास एक नेविगेशन बन जाती है, नेविगेशन का व्यू, देन दिस इज द विंडो एंड दिस राइट हियर इज डॉक्यूमेंट। ओके, सो नेविगेशन करता है क्या है, नेविगेशन में हमारे पास मल्टीपल टैब्स होते हैं जिसमें हम नेविगेट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के सारी डॉक्यूमेंट्स पे नेविगेट कर सकते हैं। देन देयर कम्स अ विंडो. Window consists of window consists of this bar, search bar, and all the pop-up, the extension and that. So हमारे पास जो भी नेविगेशन के बेसिक नेविगेशन के पास जो एक्सेस होता है वो होता है टैब्स का। तो जितने भी टैब्स हैं वो हमारे पास उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारी विंडो होती है, विंडो के अंदर उसके एक्सेस होता है कि हम बैक प्रीवियस बैक कर सकते हैं, देन उसको रिलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। देन विंडो के पास असल में जो उसके डॉक्यूमेंट होती है उसके पास उसका भी एक्सेस होता है। तो हम जो भी एड्रेस सर्च करते हैं वो हमारे पास डॉक्यूमेंट में शो हो जाता है। तो उसके पास ये पॉपअप्स के सारे एक्सेस होते हैं, नॉर्मल जो भी सेटिंग्स होती है उसका एक्सेस होता है। डॉक्यूमेंट जो होती है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो होता है हमारे पास बेसिक वो रेंडर करती है जो भी पेज का डेटा आता है। लाइक इफ यू सर्च एनीथिंग फॉर सपोज सर्च करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने समझा था हाउ वेब वर्क, तो वेब ऐसे वर्क करता है कि ये बेसिक हम एड्रेस पे क्लिक करें, एक जो नोड पूरा नेटवर्क बन रहा है उसका, ठीक है, हमने उसके एड्रेस पे हमने उसको सर्च किया। जैसे ही हमने उसके एड्रेस पे सर्च किया, सर्वर जो होता है, सर्वर से हमारे पास डेटा भेजता है। तो भेजते हुए वो चाह HTML, CSS and all that JavaScript is being rendered on the document. तो डॉक्यूमेंट जो होता है हमारे पास बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं हम कंसोल के थ्रू। लाइक ये सारी जो हमारे पास ये पूरा डॉक्यूमेंट के पास एक्सेस होता है और इस चीज को पूरा रेंडर कर होता है डॉक्यूमेंट यहाँ पे। सो इफ वी console log about document, तो ये हमारे पास पूरा जो सर्वर के थ्रू हमारे पास पूरी HTML और सारी चीजें भेजता है, ये सारी रेंडर पर ही हमारे पास आ जाती हैं, इसका एक्सेस आ जाता है हमारे पास। सो इफ यू कैन सी द फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास HTML आ गया, HTML के बाद स्क्रिप्ट आ गई, उसका हेडर आ गया, देन उसकी बॉडी आ गई, ये हमारे पास है। अच्छा, डॉक्यूमेंट के ये बेसिक एक डेटा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बन जाता है हमारे पास। तो इससे हम सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। लाइक वी कैन एक्सेस दिस बॉडी। तो अगर मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ एंड इसकी बॉडी को एक्सेस कर सकता हूँ, तो वहाँ बॉडी का एक्सेस आ जाएगा। उसके बाद उसके यूआरएल का एक्सेस आ जाएगा। बहुत सारी चीजें हमारे पास एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, सो जैसे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसका बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं HTML का। तो कैसे करेंगे वो, हमारे पास उसके पास HTML का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। सो
इफ यू कैन सी, अच्छा बेसिक एक चीज अगर मैं दिखाऊं आपको, सो इफ यू राइट दिस, ये बेसिक स्क्रिप्ट है। इसमें क्या ये रहा है कि बेसिक जैसे कि मैंने उस वक्त तो एड्रेस आपको टाइप करके दिखाया था कि मतलब एक एड्रेस भी कहता वहां से सर्वर के थ्रू आया था। यहाँ पे मैंने उसको डायरेक्टली एक HTML दी है, विच इज HTML, और उसके अंदर एक टैग है p टैग, और उसके अंदर सिर्फ हेलो लिखा हुआ है। तो ये उसको रेंडर कर रहा है। तो इफ आई कैन मैनिपुलेट दिस, लाइक मैं कहूँ उसको हेलो वर्ल्ड, सो इट वुड रेंडर दैट। ठीक है, अगर बेसिक मैं उसके अंदर एक HTML का एट्रीब्यूट डाल दूं कि कंटेंट एडिबल, तो ये एडिटेबल, ये कंटेंट को सारा एडिटेबल कर देगा। तो इसके अंदर जो भी हमारे पास कंटेंट है उसको हम एडिट कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन फॉर दिस क्लास, हम बेसिक एक HTML फाइल बनाते हैं। दिस इज एमिट। तो एमिट हमारे पास एक बेसिक पूरा बॉयलरप्लेट एक तरीके से HTML की रेडी करके दे देगा। सो इफ आई क्लिक दिस, सो बेसिक HTML बॉयलरप्लेट आ जाएगी। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट में होता है ये है, जो डॉम जो होता है, डॉम बेसिकली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो इफ यू कैन सी द रूट नोड जो होगी इसके अंदर हमारे पास होगी HTML की, एंड उसके अंदर हमारे पास दो सिबलिंग्स होंगे विच आर हेड एंड बॉडी। और हेड के अंदर बेसिक मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो जाते हैं हमारे पास, उसकी काफी बिहेवियर कंट्रोल और उसकी SEO वगैरह काफी चीजों के लिए यूज होते हैं। एंड द टाइटल, टाइटल बेसिकली if I change to simple DOM manipulation, I guess this is the right spelling. तो अगर मैं इसको यहाँ पे चलाऊं, तो ये हमारे पास रन हो जाएगा और यहाँ हमारे पास टाइटल आ जाएगा इसका। ओके, सो अब इसके अंदर अगर मैं सिंपली p टैग रखूं which says like hello Farhan। फरहान भाई, स्क्रीन दूसरी शो हो रही है। आपकी जो स्क्रीन है वो आपकी वाइट स्क्रीन शो हो रही है, कोडिंग की नहीं शो हो रही, VS कोड की। ओके, ब्राउजर आ गया। हाँ आ गया है। And you can see the code, right? अभी तो ब्राउजर दिख रहा है। कोड नहीं दिख रहा। VS कोड की स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, ब्राउजर दिख रहा है। VS कोड पे करो शिफ्ट। ओके, अब शो हो रही है। रुको एक सेकंड, हाँ कोड आ गया। यस, सो सॉरी फॉर दैट, गेस काफी जो चीजें, हाँ ठीक है, खैर मैं दोबारा थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। सो बेसिक मैंने करा ये था, इसके अंदर बेसिक विजुअल स्टूडियो क्रिएट की थी, सिंपल इंडेक्स और HTML फाइल क्रिएट की थी, एमिट के थ्रू उसकी HTML की प्लेट रेडी की थी। देन उसके बाद टाइटल जो था, टाइटल के अंदर मैंने सिंपल बेसिक सिंपल डॉम मैनिपुलेशन, आई गेस, तो बेसिक p टैग क्रिएट करता है एंड विच सेज हेलो फॉरऑन। ओके, तो ये सिंपल मैंने क्रिएट किया था और ये आई गेस इस पे रेंडर हो गया है। ठीक, ओके, सो अब होगा ये हमारे पास सिंपल HTML रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम कर ये सकते हैं कि बेसिक एक स्क्रिप्ट
एम्बेड कर दें। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रिप्ट मैं कर ये सकता हूँ कि ये जो अभी हमारे पास ये पी टैग आ गया, अब पी टैग को एक आईडी डिनोट कर सकता हूँ, लाइक टेक्स्ट। ठीक। सो अब डॉक्यूमेंट के थ्रू मैं इसकी गेट एलिमेंट विच इज दिस एलिमेंट, और इसकी गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको कैसे करूंगा कि मतलब दिस एलिमेंट और दिस वन, राइट। सो गेट एलिमेंट आईडी टेक्स्ट डॉट इनर एचटीएमएल। इसकी अच्छा हाँ, ये दो चीजें होती है कि हमारे पास एक तो इनर एचटीएमएल होता है, इनर टेक्स्ट होता है। इनर एचटीएमएल से होता है ये है कि हमारे पास जो भी होता है पी टैग है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है, एचटीएमएल सब चीजें आती हैं, सब चीजें यानी एक्सेस हो जाती है। जो इनर टेक्स्ट होता है से उसके अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट आता है हमारे पास। तो इफ वी फॉर दिस आई थिंक हम लोग इनर एचटीएमएल यूज करें, इनर टेक्स्ट यूज करें तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो उसको मैं कर दूं हेलो नो। सो ये इफेक्ट फॉरन आएगा, तो उसको अभी एक हम इंटरवल लगा देते हैं टाइम बीइंग। सो इंटरवल एज एन बेसिक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जो सेट करता है एक टाइम इंटरवल क्रिएट कर देता है। सो दिस टेक्स दिस पैरामीटर, जो भी इंटरवल हमें यानी एक फॉर टाइम के लिए रोक के फिर वो एग्जीक्यूट करता है, तो मैंने मिली सेकेंड में लेता है, तो आई गिव इस 2 सेकेंड इंटरवल। तो ये करेगा ये है, जो भी पी टैग है इसका अभी हेलो फरहान शो करेगा, देन उसके बाद आफ्टर 2 सेकेंड ये शो कर देगा नो। तो दिस शुड वर्क लाइक दिस। ओके। तो ये बेसिक हमारी हो गई डॉम मैनिपुलेशन। वी मैनिपुलेट, ये हमने पी टैग को चेंज किया विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट बाय एक्सेसिंग पी टैग via डॉक्यूमेंट एंड, और हमने टेक्स्ट को गेट किया फॉर दिस टैग। अच्छा, अगर मैं एक और टेक्स्ट लगा दूं लाइक ये कर दूं हेलो वर्ल्ड, सो बी श्योर दैट दिस डजंट गेट मैनिपुलेटेड। ओके, तो दिस यही आ रहा है। ओके। सो अभी तो बेसिक हमने आईडी के थ्रू मैनिपुलेट करना सीखा। दिस काफी फंक्शन होते हैं, लाइक वी कैन चेंज एलिमेंट बाय क्लास नेम। सो अगर मैं इसको क्लास नेम दूं आईडी, ओ सॉरी, क्लास and text class, so ये क्लास से मैनिपुलेट होगा। देन उसके बाद इफ वी कैन मैनिपुलेट विद टैग नेम में बेसिक हमारे पास अभी कहेंगे पी टैग आ जाएगा। देन उसके बाद नेम से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक डॉम का हम गेट कर सकते हैं, बट इन दिस अभी फिलहाल के लिए हम ऐसा एलिमेंट्स बाय आईडी ही करेंगे। सो ये हमारी बेसिक हमने इसके करा, ये हमारे पास बेसिक पी टैग को हमने चेंज कर दिया विद एन हेल्प ऑफ डॉम। अब उसके बाद ये बेसिक हमारे पास इन एचटीएमएल चेंज हुआ। अब इसके बाद हम लाइक इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। So if I change style and give it a property color, और उसकी कलर की प्रॉपर्टी को मैं करूँ रेड, so after a standard interval of 2 seconds it would be should be red, right? Okay, sorry. ओके। सो ये हमने इसकी स्टाइल भी चेंजेस कर दी है, ऐसे हम इसके बाद इसके एट्रीब्यूट के चेंजेस भी कर सकते हैं काफी, मतलब ये सारी चीजें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके। तो इसके बाद हम ये हमारा बेसिक चेंजिंग हो गई है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लाइक इफ वी इसके बाद या अगर हम देखें कि बेसिक एक बटन रख अच्छा बेसिक हमारे पास एक बटन आ गया, और बटन पे मैं कहूँ कि क्लिक मी, सो और उसके क्लिक पे
और इसके हम बेसिकली इसके क्लिक पे हम लगाए फंक्शन कॉल करते हैं. सो इफ मेक अ फंक्शन लाइक हैंडल बनाता हूँ. तो फंक्शन एंड क्लिक, और इसके बाद यहाँ से इंस्टेड ऑफ मैं रेफरेंस उसका वहां से लूँ. एंड इफ यू डिनोट दैट आईडी dot inner html is equals to so should work like this. So ये अगर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा दिस का, तो ये बेसिकली एक रेफरेंस पास कर दिया इसने इसकी. सो अगर मैं इसके क्लिक नहीं पे okay, sorry, should be on click. So okay, so जैसे कि मैंने इसके बटन मैंने क्रिएट कर दिया है, और बटन पे मैं इस पे जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ उसका टेनर HTML चेंज हो जाता है क्लिक पे. ऐसे ही मैं इसके फंक्शन से मैं क्रिएट कर सकता हूँ पी टैग को. लाइक अगर मैं इसके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसको एक्सेस करूँ उसका टेक्स्ट एलिमेंट टेक्स्ट वाला विच इज दिस. सो और उसके इनर HTML को मैनिपुलेट करके लिखता हूँ लाइक हेलो नो. सो व्हाट वुड हैपन कि ये क्लिक होगा, इसका टेक्स्ट भी चेंज होगा और ये भी चेंज हो जाएगा. ओके, सो ये बेसिक हमारा बेसिक फंक्शन कॉल था. देन इसके बाद मैं एक और काम भी कर सकता हूँ लाइक फॉर सपोज इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं इसको एक इसके अंदर इवेंट लिस्टर भी ऐड कर सकता हूँ लाइक चेंजेस टू बटन चेंज बटन. सो ओके, सो इसका मैं कर दे सकता हूँ कि मैं बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसको मैंने एक्सेस किया चेंज बटन को और चेंज बटन दिस. ओके, सो चेंज बटन देन एक इवेंट लिस्टर ऐड कर दूँ लाइक इवेंट लिस्टर और इवेंट लिस्टर वुड बी click and its function, and its function would be the same as that कि मैं ये reference लिखे like this dot inner HTML चेंज करता हूँ wait, then also उसके ID को like hello. So it would work like that also. So ये उसके अंदर भी ये वर्किंग हुई. So basic वो वर्किंग ये थी. बेसिक हमने एक फंक्शन बनाया, उसको फंक्शन को नोट किया, देन इसमें एक इवेंट लिस्ट ऐड कर दिया विद इन हेल्प ऑफ एन आईडी. एक इवेंट लिस्ट हमने ऐड किया व्हिच वाज क्लिक, और ऑन क्लिक पे जब ये क्लिक हुआ तो एक फंक्शन चल गया व्हिच वाज कि उसका जो बटन का इन HTML जो भी क्लिक नहीं था वो चेंज होके गॉट टू क्लिक, और इस पी टैग का जो भी इन HTML थी व्हिच वाज हेलो फरहान, और ये चेंज हो गया हमारा हेलो नू. So this was the basic DOM manipulation, and moving on to other things which as our roadmap suggests.
would map suggest basic DOM manipulation, और ये बेसिक हमारा आ जाएगा intro.js. So Noor, are you there? Yes, I am here. So I'm stopping my presentation, और आगे Yeah. नूर आपको JSS और बाकी React फंडामेंटल का प्रेजेंट करेगा. अच्छा, मेरी स्क्रीन आ जाए तो मुझे बता दें. If you have any questions, write them on the comment box, chat box. स्क्रीन आ रही है? Yes. अच्छा, तो कैसे हैं आप लोग? चलें इंट्रो बाद में करेंगे. सबसे पहले डॉम मैनिपुलेशन फरहान ने आपको बता दिया. इसके बाद सेकंड चीज़ हमारी होती है इंट्रो टू जेएस. लेकिन उससे पहले यार मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को रिएक्ट का एक ओवरव्यू दे दूँ कि इसे इंस्टॉल किस तरह करते हैं और इस पर वर्क किस तरह करता है. तो अगर हम सबसे पहले जाएं रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पर, और सबसे पहला ही पेज आएगा हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड का. इस पर हम जाएं और यहाँ पर रिएक्ट को स्टार्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं. तो हम यहाँ पर चले जाएंगे कि हमें क्रिएट रिएक्ट टैब करनी है, कि इसका एक टैब भी है यहाँ पर. इस टैब पर हमने क्लिक कर लिया तो ये बताएगा कि क्रिएट रिएक्ट टैब अगर हमें करनी है तो हमारे पास ये कमांड होती है npx की. प्रीवियस क्लास में मैंने npx और npm का डिफरेंस बताया था. तो अब जो है वो प्रिफर्ड वे npx के थ्रू होता है, इस वजह से क्योंकि इसके अंदर हमें वर्जन का और इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखना. और सेकंड ये है कि अगर हमारी रिपोजिटरी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर है हमारा फोल्डर एक बना हुआ होता, सपोज करो उसके अंदर अगर हमारा npm init भी नहीं हुआ होता और इसके अलावा भी हम अगर npx के थ्रू ये कमांड चला देंगे तो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी. अच्छा, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है ये एक रैपर है रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर, जो हमें एक डमी एप्लीकेशन जो है ना बना कर दे देता है जब हम उसे इनिशिएट करते हैं. उस डमी एप्लीकेशन के अंदर कुछ पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, कुछ प्री कॉन्फ़िगरेशंस ऑलरेडी हुई होती हैं बेबल के थ्रू और वेबपैक के थ्रू. तो हमें ये सारी जो है ना हेक्टिक चीज़ें उनके थ्रू नहीं गुजरना पड़ता. तो आई वुड हाईली सजेस्ट के यही चीज़ यूज़ करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट इसी चीज़ को इंडोर्स करती है. तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस चीज़ को सिंपली यहाँ पर से कॉपी करेंगे, देन यहाँ कमांड पर आएंगे. हमने एक फोल्डर अज्यूम करते हैं बनाया हुआ है लेक्चर 4 के नाम से यहाँ पर, और यहाँ पर आके अगर इसे पेस्ट करके एंटर कर देंगे तो एक लोडिंग होगी अच्छी खासी. मतलब मेरे इंटरनेट स्पीड के मुताबिक 10 मिनट की, आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है. तो इस चीज़ को, इस स्पीड की, इस लोडिंग को हमने मद्देनजर रखते हुए इस रिएक्ट एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है. और जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर को इस तरह दिखेगा. जल्दी से फोल्डर स्ट्रक्चर का गो थ्रू कर लेते हैं. सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है वो आपकी package.json की फाइल है. इसके अंदर आपकी ये रिपोजिटरी, आपके फोल्डर का नाम आ जाएगा. वर्जन अभी बिल्कुल लेटेस्ट स्टार्ट है इसलिए 0.1 है. जैसे इसको अपडेट करते जाएं हो जाएगा. यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज है. डिपेंडेंसीज का मतलब ये होता है कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन क्रिएट रिएक्ट ऐप की इंस्टॉल हुई है तो उसके साथ ये कुछ चीज़ें हैं ये साथ में इंस्टॉल हो गई हैं. इसके अंदर हम टेस्टिंग लाइब्रेरीज तीनों इसे नहीं देखेंगे. रिएक्ट को देख लेंगे, रिएक्ट डॉम को देख लेंगे, रिएक्ट डॉम स्क्रिप्ट को भी देख लेंगे. वेब वर्चुअल की भी हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पर ESLint के कॉन्फ़िग है. ESLint क्या होता है? हमारे पास लिंटिंग है. कुछ प्रीसेट रूल्स होते हैं कोडिंग के, कि कोडिंग करने का तरीका किस तरह है. तो हर बंदे ने हर जो है वो कॉर्पोरेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का कोडिंग करने का तरीका डिफरेंट होता है. तो वो अपने कोडिंग करने के उस तरीके को यहाँ पर जो है ना एक्सटेंड कर देती हैं. तो अगर हम रिएक्ट ऐप की बात करें तो रिएक्ट ऐप के लिंट ये है, और अगर उसकी टेस्टिंग की बात करें जस्ट पर तो उसकी लिंटिंग ये है. इसके नीचे जो है उस सबकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है. और ये स्क्रिप्ट है, ये जो रिएक्ट स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जब हम इनमें से किसी भी स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो हमारे पास ये वाला पैकेज चलेगा रिएक्ट स्क्रिप्ट, और इसकी बेसिस पर हमारी एप्लीकेशन चल जाएगी. इसके अलावा हमारे पास आती है पैकेज जेसन ब्लॉक की फाइल, जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना. रीडमी की एक फाइल आती है जिसकी भी हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, गिटहब रिपोजिटरी से क्लोन हो जाती है. गिट इग्नोर की फाइल है. अगर किसी ने गिटहब पढ़ा हुआ है तो लास्ट क्लास में मैंने शायद बताया था कि गिट इग्नोर हम यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम उन सारी फाइल्स को, फोल्डर्स को, डायरेक्टरीज को कोड करते हैं जो हमें गिटहब पर होस्ट नहीं करनी होती. क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी रिपोजिटरी पर, लोकल रिपोजिटरी पर कुछ चीज़ें पड़ी होती है जो हम क्लाउड पर भेजना नहीं चाह रहे होते. फॉर एग्जाम्पल हमारे डेटाबेस का पासवर्ड हो गया और कुछ सीक्रेट और प्राइवेट कीज़,
तो हम उसे यहाँ पर जो है वो स्टोर कर देते हैं। और एंड वन मोर थिंग, हम नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी स्टोर करता है इसी कोड करते हैं इसी फाइल के अंदर, ताकि वो भी क्लाउड पे ना चला जाए, क्योंकि ये 100 of MB का होता है। इसके बाद हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर है जो कि काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़ा फोल्डर होता है। और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास वो सारे पैकेजेस हैं, वो सारी डिपेंडेंसीज हैं जो यहाँ पर लिस्ट है। तो जैसे ही हमने कुछ भी इंस्टॉल किया या फर्दर हम किसी भी प्रोसेस पर कुछ भी इंस्टॉल करेंगे तो उसकी सारी चीज़ें, सारी कुछ भी डिपेंडेंसीज वो इस नोड मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर। तो पब्लिक के फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये robot.txt की फाइल है। robot.txt की फाइल क्या होती है, खास नहीं होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ना देखूं गूगल को, तो हमारे पास यहाँ पर गूगल के ये robot.txt का स्ट्रक्चर आ गया। तो क्या करता है ये, अगर किसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आइडिया है तो जो गूगल के एनालिटिक्स है उसके अंदर हमारे पास क्रॉलर्स होते हैं, गूगल के स्पाइडर्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट को लिंक करते हैं, लिस्ट करता है। तो ये उसका एक यूजर एजेंट होता है और उसको अलाउ और डिसअलाउ करके बताते हैं कि क्या चीज़ें क्या नहीं है। हमारे स्कोप से बाहर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो हमारे डेवलपमेंट में भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। इसके बाद हमारे पास आती है ये manifest.json की फाइल। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है अगर किसी को PWA प्रोग्रेसिव वेब एप्स का पता है। प्रोग्रेसिव वेब एप्स बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर हम बनाते तो वेब एप्लीकेशन है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, लेकिन वो हमारी डेस्कटॉप ब्राउजर पे भी चलती है और मोबाइल पे भी चलती है एज ए नेटिव मोबाइल ऐप। ऑल्दो वो नेटिव मोबाइल ऐप नहीं होती लेकिन इंस्टॉलेबल होती है। और उसके अंदर इसके अलावा भी मल्टीपल फीचर्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन वर्किंग, ऑफलाइन वर्किंग का भी फीचर होता है और डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन का भी फीचर होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। और जो प्रोग्रेसिव वेब ऐप की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है वो ये OLX की वेबसाइट है। अगर कभी आपने विजिट करी हो, कभी मोबाइल से विजिट करके देखें तो आपको इंस्टॉल करने का प्रॉम्प्ट भी देगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन पर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये मैनिफेस्ट है और मैनिफेस्ट के अंदर हमारे पास यही सारी चीज़ें लिस्ट हुई हुई हैं। ये मल्टीपल आइकन्स है और यही सारी चीज़ें लिस्ट हुई हुई हैं जो यहाँ पर है। यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल आइकन्स है, कुछ कलर थीम है, बैकग्राउंड थीम है, टाइटल वगैरह है। यही चीज़ अगर मैं सबको इससे रिप्लिकेट कर दूंगा तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। बाकी ये वो पिक्चर्स हैं जो पिक्चर्स यहाँ पर लिस्ट हुई हुई है। और इसके अलावा हमारे पास एक आता है फैव आइकन। फैव आइकन क्या होता है, फैव आइकन ये आइकन होता है जो ब्राउजर के यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, हेड पे बना हुआ होता है बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे पास आती है एक index.html फाइल। अब इस index.html फाइल को गौर से देखें, इसके अंदर कुछ चीज़ें प्रीडिफाइंड है जिसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारे देखने की है वो ये बॉडी टैग के अंदर है। बॉडी टैग के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो नो स्क्रिप्ट है और सेकंड हमारे पास ये div है जिसकी ID रूट है। बस खत्म, इतना सा काम है सिर्फ इसके अंदर। सही, नो स्क्रिप्ट उस वक्त चलता है अगर फॉर एग्जांपल किसी ब्राउजर ने जावास्क्रिप्ट डिसेबल की हुई होगी तो वो यहाँ पर नो स्क्रिप्ट चल जाएगा और उसे ये मैसेज शो हो जाएगा कि अपना जावास्क्रिप्ट ऑन करे अगर आपको एप्लीकेशन चलानी है। और रूट जो है उसका एक डिव बना हुआ है जिसकी ID रूट है। तो अभी आपको फरहान ने डॉम मैनिपुलेशन के बारे में बताया, JSX में भी हम काफ़ी हद तक डॉम मैनिपुलेशन को देखेंगे लेकिन एक दूसरे एंगल से, ठीक है। तो ये हमारे पास पब्लिक का फोल्डर हो गया। अब हमारे पास आता है सबसे मेन फोल्डर, सोर्स का फोल्डर, जिसके अंदर हम काम करते हैं। सोर्स के फोल्डर के अंदर जो एंट्री पॉइंट है हमारा वो index.js की फाइल है। जब हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं तो रिएक्ट की एप्लीकेशन जो चलना शुरू होती है वो यहाँ से चलना शुरू होती है। सही, सबसे पहले हमने रिएक्ट को इंपोर्ट करा, रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट करा, CSS को इंपोर्ट करा, हर चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है उसे हम लाइन बाय लाइन इंपोर्ट करते रहे। करंटली मैं इस कोड को ज़रा साफ करूँगा और हर चीज़ को लाइन बाय लाइन दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ रिपोर्ट है जिसकी हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है, इसको हमने रिमूव कर दिया। सेकंड हमारे पास यहाँ CSS है, इसकी भी हमें बिल्कुल नीड नहीं है, इसे भी हमने रिमूव कर दिया। थर्ड हमारे पास यहाँ पर ये app.js की फाइल आ जाती है। app.js की फाइल के अंदर भी हमारे पास कुछ ये HTML टाइप स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जो कि असल में HTML नहीं है। और इसके अंदर भी हमारे पास कुछ इम्पोर्ट्स हैं, उस इम्पोर्ट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं अगर इस सब को चेंज करके लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और जस्ट फॉर द सेक अभी के लिए मैं यहाँ पर import react from react कर दूँ, ठीक है। बाकी जो फाइल्स है हमारे पास ये वाली हो गई, टेस्ट की फाइल्स हो गई,
इंडेक्स हो गई, लोगो हो गई, ये हो गई, और ये टेक्स्ट की फाइल हो गई, ये हमें नहीं चाहिए, इसे हमने अभी के लिए डिलीट कर दिया, ठीक है, ताकि फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा हो जाए। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा टॉपिक है JSX, ठीक है। तो व्हाट इज JSX? इसको भी हटाओ, ये भी अभी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इस पर भी बाद में आएंगे। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक H1 का टैग बनाया और मैंने लिख दिया वेलकम टू रिएक्ट एट BSU लेक्चर 4, ठीक है। और अगर मुझे इस एप्लीकेशन को रन करना है तो जैसे मैंने स्क्रिप्ट में दिखाया था, एक स्क्रिप्ट है हमारे पास, ये स्टार्ट की, यहाँ पर मैं लिख दूंगा npm run start, और ये कुछ थोड़ी देर चलेगा और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। सही, फिलहाल जो वार्निंग आ रही है, वार्निंग को हम निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक से दूसरी विंडो पर ओपन कर लेते हैं, हमारे कोड के बीच में नहीं आया, ठीक है। स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर, आई होप ये यहीं पे शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने ये रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, इसके बाद हमने रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया है। रिएक्ट डॉम का इंपोर्ट करने का रीजन ये था कि हमें यहाँ पर रिएक्ट का ये वाला एक प्रॉपर्टी कॉल करनी थी, एक लाइब्रेरी कॉल करनी थी, और इसके अंदर हमें रेंडर मेथड चाहिए था। तो रेंडर मेथड जो है ना, इसके अंदर हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि हमें क्या चीज़ रेंडर करवानी है, और कॉमा के बाद हम बताएंगे कि हमें कहाँ पे रेंडर करवानी है। तो यहाँ पर आप देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, जो फरहान ने अभी बताया, और इसके अंदर हमने एक ID पार्ट पास करी हुई है रूट। अगर मैं पब्लिक फोल्डर के HTML पर आऊँ तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रूट है। तो सीन ये है कि ये इस रूट को टारगेट कर रहा है, और जो भी इसके बीच में लिखा हुआ होगा ये उसको यहाँ पर आकर मैनिपुलेट कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर आ गया ये वेलकम टू इंडेक्स डॉट रिएक्ट एट DSU, और अगर मैं यहाँ पर इसके एलिमेंट आपको दिखाऊं तो ये देखो रूट के अंदर हमारे पास वेलकम टू रिएक्ट एट DSU लेक्चर 4 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सीन है, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब एक चीज जो मुझे आप लोगों से इनपुट चाहिए यहाँ पर, वो ये कि मैंने यहाँ पे दो चीजें करंटली इंपोर्ट करवाई हुई हैं, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर है, लेकिन अगर मैं रिएक्ट का आपसे पूछूं तो रिएक्ट तो कहीं पे भी यूज ही नहीं हो रहा। तो इसको यहाँ पर इंपोर्ट करवाने का रीजन क्या है? जल्दी से कोई भी माइक पर आ जाओ या चैट पे लिखो। क्योंकि app.js से रन हो रही है इसलिए। क्योंकि app.js के थ्रू रन हो रही है इसलिए। अगर मैं इसे कमेंट करके रन करूं, चल तो ये तब भी रहा है, लेकिन क्या मतलब क्यों चल रहा है, ये क्या काम कर रहा है रिएक्ट यहाँ पर इंपोर्ट होने के बाद? नॉट एक्चुअली द सुपर सेट, लेकिन दोनों की बिल्कुल अलग अलग जो है ना वो रीजंस है। रिएक्ट डॉम जो है वो वर्चुअल डॉम को कैटर करता है, और वर्चुअल डॉम से मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक याद आ गया, जिसके लिए मैं ग्रुप में वीडियो भी डाल दूंगा वर्चुअल डॉम की। ज़्यादा लंबी नहीं है, 2-2.5 मिनट की वीडियो है, देख के आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और रिएक्ट जो है वो डिफरेंट जो है ना प्रॉब्लम को कैटर करता है। तो खैर मैं बता देता हूँ कि अगर तो मैं यहाँ पर जाऊँ और अगर मैं देखूँ कि ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आने जावास्क्रिप्ट पर कंपाइल कैसे होता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं बेबल एक टूल है जो कहता है कंपाइलर फॉर नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि जब ये पेज लोड हो जाएगा इसके बाद मुझे इसके अंदर ये वाला जो कोड है ना इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है ट्राई आउट के अंदर, राइट। तो आई होप ये थोड़ा जल्दी हो जाए। सही, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे ये आउटपुट मिल गया। अब इस आउटपुट को मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। इस आउटपुट को अगर आप कंपेयर करो यहाँ पर, तो जब हमारी एप्लीकेशन कंपाइल होगी उस वक्त हमें ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट चाहिए। तो ये रिएक्ट जो हम इंपोर्ट करते हैं ये बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि आफ्टर कंपाइलेशन कोई इशू ना आए। अब पहले रिएक्ट के पुराने वर्जन में ये होता था कि अगर तो मैं इसे इंपोर्ट ना करूं और इसे कमेंट आउट कर दूं तो ये हमें एरर दे देता था, लेकिन अब जो है वो इम्प्रूवमेंट के बाद यहाँ पर हमें ये जो एरर आ रहा है ये इसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है।
अब जो है वो अपडेट्स की वजह से रिएक्ट के अंदर ये एडिशन डाला गया है कि अगर तो मैं इसे इंपोर्ट नहीं करूंगा तब भी जब मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इस रिएक्ट को इंपोर्ट करने का रीज़न है। और रिएक्ट डॉम, चूंकि यहाँ पर हमें वर्चुअल डॉम चाहिए तो वर्चुअल डॉम पर रेंडर क्या करवाना है, ये रेंडर करवाना है और कहाँ पर करवाना है, यहाँ पर करवाना है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, JSX की तरफ। तो ये जो HTML टाइप चीज़ लिखी हुई है ये बेसिकली HTML नहीं है। एक क्वेश्चन था यहाँ पर। जब पूछो। यहाँ पर जो 3 आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, H1 नल और हेलो वर्ल्ड, तो इसमें नल क्या चीज़ है? अच्छा मैं बता रहा हूँ, इसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा तो HTML टाइप जो हमें सिंटेक्स लिखा हुआ है यहाँ पर H1, ये बेसिकली HTML नहीं है, ये JSX है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये आपको दिखा देगा इट्स JSX डॉट जो भी लिखा हुआ है एलिमेंट डॉट H1। ठीक है, तो ये JSX है। और अगर तो ये हम JSX जावास्क्रिप्ट के अंदर या रिएक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता तो ये सिर्फ H1 का टैग लिखने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और जैसा भी ऋतिक ने पूछा कि ये क्या है, तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास ये H1 का, जो चीज़ हमें क्रिएट करनी है। सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास एट्रीब्यूट्स का, कि अगर हम इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट दे रहे हैं, इसका स्टाइल दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो हम उसे एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेंगे। और थर्ड वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पर कि जो हमने इसके अंदर पेस्ट किया हुआ है। तो अगर मैं इसके अंदर ये पेस्ट किया हुआ है तो इसके अंदर यही होना चाहिए। ठीक है, और कॉमा के बाद तो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली प्री डिफाइंड है। तो इसके अंदर कोई इशू JSX के अंदर, कि JSX क्या होता है? जल्दी 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 जल्दी, टाइम शॉर्ट है। सही रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी दिया करो यार, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 1 घंटे में इतना कुछ कवर करवाना है। अच्छा यहाँ तक हम पहुंच गए, ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि रिएक्ट हमेशा जो है ना, सपोज करो कि मेरे पास 3 डिव्स है। ठीक है, अब इस एरर को जाने दो। ठीक है, एरर हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज div 1, और इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूं यहाँ पर 2, और अगर इसी को मैं कर दूं यहाँ पर 3। ठीक है, तो हमें ये एरर देगा, और एरर हमें देख रहा है कि JSX एक्सप्रेशन मस्ट बी रैप्ड इन 1 पेरेंट एलिमेंट। सही है, यानी रिएक्ट जो है ना वो एक से ज्यादा एलिमेंट को रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 चीजें हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको रैप करना पड़ेगा एक पेरेंट चीज के, एक पेरेंट के अंदर। तो सपोज करो फिलहाल के लिए हमने एक पेरेंट डिव बना दिया, और उस पेरेंट डिव के अंदर हमने इन तीनों को रैप कर दिया, एरर हमारा चला गया। और यहाँ पर अगर आ गए हम और इसको रिफ्रेश कर दें तो ये इशू हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन इसके अंदर यार एक चीज है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट जो हमें चाहिए वो तो है, लेकिन रेंडर होने के लिए हमारे पास एक और एलिमेंट रेंडर हो रहा है जिसके हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एज सच इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है आर्किटेक्चरल लेवल पर, HTML के अंदर भी। लेकिन जस्ट सपोज कि आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है और आपका रेंडर ट्री जो है ना वो काफी बड़ा बन रहा है, तो आप क्यों चाहोगे कि आप कोई एक्सेप्शनल या कोई एक्सप्लिसिट चीज एज एक्स्ट्रा रेंडर करो? सिर्फ उतना ही रेंडर करो जितना काम है, एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है? तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था रिएक्ट फ्रैगमेंट का। रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या करेगा, पहले तो ये बताते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ठीक है, और इसी को अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं और चला दूं तो बिल्कुल चल जाएगा ये। सही, आउटपुट हमारे पास बिल्कुल सेम आया, आउटपुट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर इसका रिजल्ट दिखाऊं आपको, अगर मैं यहाँ पर इसका रिजल्ट दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर हमारे पास वो पेरेंट जिसके अंदर ये कंटेंट था वो चला गया। तो फ्रैगमेंट क्या है बेसिकली? फ्रैगमेंट हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है कि जो JSX को वो तो कर लेता है, अपने अंदर कंटेन तो कर लेता है एज अ पेरेंट, लेकिन वो डॉम पर प्रिंट नहीं होता। इसका इस तरह कर लो बस, तभी भी ये रिएक्ट फ्रैगमेंट का इक्विवेलेंट ही है। सही,
ये रिएक्ट फ्रैगमेंट बहुत दफ़ा आपको काम आएगा। इससे रिलेटेड कोई इशू? अच्छा, अब हमारे पास आई मज़ेदार चीज़ जिसको कहते हैं प्रॉप्स। इसके अंदर हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स क्या होता है और प्रॉप टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रॉप्स क्या होता है। कभी भी आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो उसकी सबसे बेहतरीन जगह होती है उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो हम देखते हैं कि रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन प्रॉप्स के बारे में क्या करती है, क्या कहती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे डॉक्स के अंदर, और हमने डॉक्स को खोला और यहाँ पर हम देखते हैं मेन कॉन्सेप्ट के अंदर कंपोनेंट एंड प्रॉप्स के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास कुछ इसने चीज़ें बता दी कि ये प्रॉप क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू इट के आर्बिट्री इनपुट्स जो होते हैं वो प्रॉप्स कहलाते हैं, जो कि रिएक्ट के एलिमेंट को रिटर्न करते हैं डिस्क्राइबिंग व्हाट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। बहुत मुश्किल है यार, समझ ही नहीं आया, किताबी डेफिनेशन है, और इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले तो मुझे जो है ना एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट क्या होता है, किस तरह के होता है, कैसे बनता है, ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये हमने एक कंपोनेंट बना जो कि बनाया था पहले से ऐप का, वही यूज कर लिया यहाँ पर, और इसके अंदर हमारे पास हेलो फ्रॉम द ऐप। ठीक है, ये मैंने कर लिया ताकि कंफर्म हो जाए कि हम इसके अंदर से ही बात कर रहे हैं। तो हम इस कंपोनेंट के अंदर आ गए। अब सीन क्या है कि यहाँ पर ये index.html की फाइल से रिएक्ट स्टार्ट हुआ। रिएक्ट ने बोला यार क्या रेंडर करवाना है, ऐप रेंडर करवानी है। और ऐप के अंदर क्या है, ऐप के अंदर हमारे पास एक डिव है जिसकी क्लास है ऐप, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक हेलो फ्रॉम दी ऐप, तो ये चीज़ हमें रेंडर करवानी है। ठीक है, अब प्रॉप्स क्या होता है, बेसिकली प्रॉप्स होती है कुछ डेटा फील्ड्स जिसे अगर हमें पास करवाना है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। रिएक्ट जो है उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो पे काम करता है, यानी पेरेंट टू चाइल्ड, देन वो चाइल्ड, फिर अपना चाइल्ड। ठीक है, तो ये पेरेंट टू चाइल्ड काम कर लेगा, लेकिन अगर आपको चाइल्ड टू पेरेंट डेटा पास करवाना है तो ये रिएक्ट के अंदर जो है ना वो एज सच पॉसिबल नहीं है, आपको कोई ना कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तो ये हमारा पेरेंट है, ये index.html की फाइल हमारी पेरेंट है और इसके अंदर हम ऐप को कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारी चाइल्ड है। तो अब प्रॉप्स होते क्या है और प्रॉप्स को कहते क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर दे दूं प्रॉप्स का, और सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसोल करवा लूँ कि यार प्रॉप्स के अंदर हमें दे क्या रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रॉप्स के अंदर हमारे पास आता क्या है। तो प्रॉप्स के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं आया, खाली ऑब्जेक्ट है, जो कि बिल्कुल लॉजिकल है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अभी हमने पेरेंट से कुछ पास ही नहीं करा तो चाइल्ड के अंदर कुछ आएगा ही नहीं डेफिनेटली। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है ना मैं एक डिव दे दूं और डिव के अंदर यहाँ पर ये मैंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टाइल्स दे देता हूँ। ठीक है, स्टाइल के अंदर मैं देता हूँ बीजी कलर, नहीं सॉरी स्टाइल्स तो हो गया ना। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आ गया हमारे पास। बैकग्राउंड कलर को मैंने यहाँ पर दे दिया फिलहाल के लिए रेड, रैंडम दे रहा हूँ। और टेक्स्ट कलर हमें चाहिए ताकि टेक्स्ट कलर को भी हम देख लें, इसको मैंने दे दिया वाइट। और क्या होता है, और टेक्स्ट को सेंटर में ले आता है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन, इसको हम सेंटर में ले आए। और हमारे पास क्या होता है, और थोड़ा फॉन्ट का साइज भी बड़ा कर देता है। फॉन्ट साइज अगर मैं बड़ा कर दूं, फॉन्ट साइज अगर मैं बड़ा कर दूं यहाँ पर तकरीबन 5 है। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा है। आउटपुट के आगे इसकी हाइट थोड़ी बड़ी कर दो, हाइट कर दो 100 ठीक है, तो इसने हमारा ये पूरा कवर कर लिया। स्क्रीन हमारे पास अच्छी खासी कवर हो गई, व्यू सबको क्लियर आ रहा होगा होपफुली, कलर बहुत ब्राइट है। अब देखो प्रॉप्स क्या होता है। अगर तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर से पास कर दूं कि मेरा बैकग्राउंड कलर जो है ना बीजी कलर, ये मुझे रेड चाहिए। सेकंड मेरा जो कलर है टेक्स्ट कलर या इसको फॉन्ट कलर कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कॉमन नहीं आएगा। टेक्स्ट कलर यहाँ पर हमारे पास है, ये हमें वाइट चाहिए। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको भी आप चेंज कर दो। इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको भी हम दे देते हैं यही चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है। सही।
अब क्या कर रहे हैं कि हम अपने ऐप के कंपोनेंट के अंदर ये तीन चीजें पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं? बैकग्राउंड कलर रेड, टेक्स्ट कलर व्हाइट, और ये जो टेक्स्ट है हमारा हेलो फ्रॉम द ऐप। तो अब हमारे पास प्रॉप्स के अंदर क्या आ गया, देख लेते हैं। प्रॉप्स के अंदर हमारे पास क्या आ गया, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और दोबारा आऊंगा यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर ये तीन चीजें मिल गई हमें। ठीक है, तो ये पेरेंट टू चाइल्ड हमने डेटा पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं इसी तरह करता हूँ। तीन चीजें हमने पास करी थी, बीजी कलर, देन हमारे पास आ जाएगा ये टेक्स्ट कलर, देन हमारे पास आ जाएगा ये टेक्स्ट। ठीक है, सही तरह नूर कॉमा लगाना पड़ता फुल स्टॉप। ठीक है, दिस इज बेसिकली डीस्ट्रक्चरिंग। तो या ये स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है। ये इसके अंदर होता ही है कि आप जो पास कर रहे हो ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर आ जाता है। तो अगर मैं पास करूं इनको सेपरेटेड बाय कॉमास, तो ये एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो जाना चाहिए, और जैसे ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है वैसे नहीं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी तरह आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर एज अ वेरिएबल। ठीक है, टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट जो हमारे पास है उसे हम यहाँ इस तरह दे देंगे। तो अगर हमें JSX के अंदर HTML का कोई वेरिएबल शो करवाना है या उसे लिंक करना है, उसे प्लेस करना है, तो हम इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्लेस करेंगे, क्योंकि अगर इसके आगे इसके अलावा कर देंगे तो वो उसे स्ट्रिंग समझेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको करूं तो हमारे पास आउटपुट बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन वेरीफाई करने के लिए मैं अगर यहाँ पर इसको इंडेक्स कर दूं और यहाँ पर इसको चेंज कर दूं तो ये इंडेक्स हो गया। अब इसका फायदा क्या है, एक बड़ा जर्नल सा यूज केस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम समझते हैं कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, इज यूजर लॉग्ड इन, और हमने यहाँ पर इसको इनिशिएट किया हुआ है फॉल्स है, करंटली बूलियन है, हम सबको पता है। अब क्या सीन है यहाँ पर, सीन इज के अगर मैं यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट दे दूंगा कि अगर हमारा यूजर लॉग्ड इन है तो बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट हो जाए, और अगर नहीं है तो बैकग्राउंड कलर हमारा रेड हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट कलर के लिए भी हम इसी तरह कर लेते हैं, अगर यूजर लॉग्ड इन है तो इसका इन्वर्स कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वाइट था, यहाँ पे हमने रेड कर लिया, और यहाँ पे हमने रेड कर लिया, और यहाँ अगर वो नहीं है तो हमने वाइट कर दिया। और इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँ इसके लिए, अगर तो यूजर हमारे पास लॉग्ड इन है तो ये बोल देगा हेलो यूजर, और अगर लॉग्ड इन नहीं है तो प्लीज लॉग इन फर्स्ट। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, अभी मैं समझाने के लिए इसे ट्रू कर देता हूँ ताकि हमारे पास आ जाए। जैसे ही हमारे पास यूजर लॉगिन हुआ, हमारा जो डेटा यहाँ पर डायनामिक था जिसे हमने यहाँ पर चेंज किया हुआ था पेरेंट कंपोनेंट में, वही रिडायरेक्ट हो गया हमारे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, और चाइल्ड कंपोनेंट ने उसी को रेंडर किया। ठीक है, अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यूजर लॉग आउट हो जाता है, हमने इसे फॉल्स कर दिया, और इसे अगर मैं दोबारा करूँ तो हमारे पास ये इस तरह शो होगा। ठीक है, किसी को कोई इशू? ओके, सो फार सो गुड। चलो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट डिफॉल्ट प्रॉप्स का। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गए प्रॉप्स। डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या होता है, सपोज करो यार कि हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रॉप्स हैं, सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रॉप्स हैं जो हमने यहाँ पे पास किए हुए हैं। अब उन प्रॉप्स को हमें बंद करो। ठीक है, सो आई वाज सेइंग के डिफॉल्ट प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सपोज करो हमने यहाँ पर कुछ प्रॉप्स पास किए, लेकिन यहाँ पर जो है ना, मैं ये टेक्स्ट पास करना भूल गया और मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यार है। अब एक बड़ी एप्लीकेशन है यार, क्या क्या ध्यान रखोगे, तो हो गई गलती। ठीक है, और मैंने इसको चला दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा
जो अनवांटेड हमारे पास जो है ना बिहेवियर था वो आ गया। सही है, अनवांटेड बिहेवियर कैसे आ गया कि हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट चाहिए था लेकिन टेक्स्ट तो आया नहीं है, वो यूजर तो नहीं, वो बिहेवियर तो नहीं है जो हमें चाहिए था, एक एबनॉर्मल बिहेवियर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस बिहेवियर को काउंटर करने के लिए यहाँ पर हम डिफॉल्ट प्रॉप्स से काम लेंगे। तो डिफॉल्ट प्रॉप्स बेसिकली क्या होता है, डिफॉल्ट प्रॉप्स बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप सबसे पहले तो फंक्शन का नाम लिखो, उस कंपोनेंट का नाम लिखो, नॉट फंक्शन, उस कंपोनेंट का नाम लिखो ऐप डॉट, देन आप लिख दो डिफॉल्ट प्रॉप्स और यहाँ पर आप उसे एक ऑब्जेक्ट बना लो। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी प्रॉप्स आप ला रहे हो, जिन जिन प्रॉप्स को आपको मेंशन करना है उन प्रॉप्स का आप यहाँ पर एक्सेप्शनली उसको मेंशन कर दो। देन अब क्या करो, आप यहाँ पर उसकी कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो। ठीक है, इन केस अगर यूजर भूल जाए मेंशन करना तो यहाँ पर हमें वो डिफॉल्ट प्रॉप्स मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ नो वैल्यू वाज गिवन। ठीक है, मैंने वो वैल्यू दी हुई है वहां पर, तो ये मुझे लॉगिन फर्स्ट दिखा रहा है क्योंकि फॉल्स है। अब अगर मैं टेक्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर आ जाऊंगा तो यहाँ पर हमारे पास वही बिहेवियर आ गया, एक्सपेक्टेड बिहेवियर आ गया जो हमें चाहिए था। हमारे पास चाहे वैल्यू वो नहीं है जो होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक्सेप्शन, ये एरर, ये सिचुएशन 100% हैंडल्ड है। ठीक है, किसी को कोई इशू? हाँ, प्रॉप जो है वो पैरामीटर्स पर हम रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं आर्गुमेंट में इन अ कंपोनेंट। सही, नो इश्यूज। ठीक है, नो इश्यूज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर प्रॉप टाइप्स। अच्छा, प्रॉप टाइप जो है ना वो रिएक्ट के अंदर सबसे पहले तो खुद से ही आती थी, हमें एक्सेप्शनल कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अब रिएक्ट ने जो है ना वो प्रॉप टाइप्स के लिए एक अलग लाइब्रेरी, मतलब अपनी बिल्ट इन लाइब्रेरी से उसको निकाल दिया है। और यहाँ पर हम रिएक्ट को अगर हमें प्रॉप टाइप्स चाहिए तो हमें उसकी npm पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। लास्ट क्लास में अगर याद हो आपको npm वाले में, तो मैंने npm JS की जो है ना वो आप लोगों को वेबसाइट का एक सर्वे करवाया था। तो यही है, हमने यहाँ पर इस कमांड को कॉपी किया, यहाँ पर आ गए और इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया एंड लेट्स वेट अंटिल द लाइब्रेरी गेट इंस्टॉल्ड। और वंस इट्स इंस्टॉल्ड मैं आपको इसकी package.json शो करवाता हूँ, देन ये काम कैसे करता है वो बताते हैं। आई होप ये जल्दी इंस्टॉल हो जाए। ये लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद एक छोटा सा थ्योरी टॉपिक होगा जो हार्डली 2 to 3 मिनट्स कवर करेगा, क्योंकि रियूजेबिलिटी के लिए हमारे पास नेक्स्ट क्लास है जो फरहान कंडक्ट करेंगे और वो कंपोनेंट्स और रियूजेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक अगर नॉट ओनली आज की क्लास पर, इससे पहले भी जितनी क्लासेस हुई हैं, किसी का भी कोई भी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज़ अगर किसी ने ट्राई करी है एक्सेप्शनली जो हमने नहीं पढ़ाई, वो भी अगर पूछना चाहता है तो डेफिनेटली पूछ ले। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब ये कैसे इंस्टॉल, ये इंस्टॉल हो गया, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि package.json के अंदर, पैकेजेस के अंदर यहाँ पर हमारे पास प्रॉप टाइप आ गया। सही, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमें प्रॉप टाइप्स को इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ डिफॉल्ट प्रॉप टाइप्स जिस तरह हमने लिखा है वहीं पर हम प्रॉप टाइप्स लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कि जब हम फंक्शन के साथ डॉट लगा के करेंगे तो स्मॉल p के साथ करेंगे, और ये जो लाइब्रेरी के साथ करेंगे तो ये कैपिटल P के साथ करेंगे। ये कन्वेंशन है। सही, ऐसा बुजुर्ग कहते थे ऐसा। खैर, यहाँ पर हमारे पास मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले तो प्रॉप टाइप जो है हमारे पास वो डेटा टाइप्स के लिए होती हैं। सपोज करो कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रिंग दिखाना था, लेकिन अगर यूजर ने यहाँ पर से, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ कुछ देर के लिए, पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं फिर सॉल्यूशन देख लेंगे। अगर यूजर ने यहाँ पर सपोज करो टेक्स्ट के बजाय यहाँ पर
और सॉरी स्ट्रिंग के बजाय यहाँ पर नंबर पास कर दिया, तभी भी एक यहाँ पर हमें नंबर शो कर देगा, लेकिन वही हमारी एक्सपेक्टेड बिहेवियर के बिल्कुल अगेंस्ट है। हम क्या करेंगे कि हम बग्स को रिड्यूस करने के लिए हम डेटा टाइप को चेक करेंगे और जितना ज़्यादा हम हो सके अपनी वेबसाइट को एफिशिएंट बनाएंगे। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर यही लाइब्रेरी है प्रॉप टाइप्स की, और प्रॉप टाइप्स की लाइब्रेरी में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो ये URL नोट कर ले, ये npm.js की वेबसाइट पर जाके सिंपल प्रॉप टाइप लिख ले, ये गूगल पर जाकर रिएक्ट प्रॉप टाइप्स लिख रहा है। इंस्टॉल करने के बाद हमें इसे इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट हमने ऑलरेडी करवा लिया। देन हम क्या करेंगे, ये इसका यूजेज है। तो यूजेज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या क्या होता है, अगर कोई क्लास है हमारे पास और हमने उस क्लास का एक चाइल्ड बनाया हुआ है तो हम उसे इंस्टेंस ऑफ के थ्रू भी करवा सकते हैं कि अगर तो ये इस चाइल्ड का ही इंस्टेंस है तो ही ये मैसेज डिस्प्ले हो, वरना ये एरर शो कर दे। अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल इनम है, तो हम उसे चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा। देन हमारे पास अगर कोई एरे है, कोई ऑब्जेक्ट है, शेप है, स्ट्रिंग है, नंबर है, इज रिक्वायर्ड एग्जैक्ट, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, एनी है, बहुत सारे यूज केसेस है इसके अंदर, इसको जरूर एक दफ़ा गो थ्रू करें, बहुत काम की चीज़ है। और अब हम इसे यहाँ पर अपने केस में यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर हमारे पास ये बीजी कलर है, और बीजी कलर हमें सिर्फ और सिर्फ हम 2 ही टाइप का दे सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का या तो हम देंगे रेड या फिर हम देंगे वाइट। सॉरी कहाँ गया हमारे पास बीजी कलर, ये रहा। बीजी कलर हम सिर्फ 2 ही टाइप का दे सकते हैं, या तो हम देंगे इसको वाइट या हम देंगे इसको रेड। अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी पास हो गया तो एरर शो कर देगा। अच्छा, इसके अंदर जो एरर आते हैं वो एरर नहीं होते मोस्टली, वो वार्निंग्स होती हैं, और वार्निंग जो है वो सिर्फ आपको डेवलपमेंट पर ही दिखेंगी, प्रोडक्शन पर नहीं दिखेंगी। तो इनकेस अगर आपने इस एप्लीकेशन को लाइव कर दिया और तब भी कोई इशू है तो वो आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, टाइपिंग से बेहतर ये है कि बंदा कॉपी पेस्ट कर ले, ये कर दूं। और सेकेंडली मैं यहाँ पर आकर इसको प्रॉप टाइप्स डॉट स्ट्रिंग डॉट इज रिक्वायर्ड कर दूं, ठीक है। ये स्ट्रिंग है और ये होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं हुई तभी भी एरर शो कर देगा। तो यहाँ तक हमने इसको जो है वो टास्क दे दिया। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर दिया था बीजी कलर वाइट होना चाहिए या फिर रेड होना चाहिए, अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो इशू है। तो अभी हमारे पास फॉल्स है तो हम सिर्फ फॉल्स को चेंज कर देते हैं ग्रीन के अंदर, और जब मैं इसे यहाँ पर शो करवाऊंगा तो यहाँ पर कंसोल में एक वार्निंग आ गई, फेल्ड प्रॉप टाइप्स, इनवैलिड प्रॉप, बीजी कलर ऑफ वैल्यू ग्रीन सप्लाई टू द ऐप, एक्सपेक्टेड वंस वर ये दोनों वाइट या रेड। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये कंसोल वार्निंग दिखाएगा और सिर्फ ये हमें डेवलपमेंट फेज पर दिखाएगा, प्रोडक्शन पर नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास एक हमारे पास यूजर केस। सेकंड हमारे पास यहाँ पर आ जाता है स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड। तो इन केस अगर अब मैं यहाँ पर इसे नंबर दे दूं, देन मैं यहाँ पर आ जाऊं, तभी भी हमारे पास ये आ गया कि वैलिड इनवैलिड प्रॉप्स टेक्स्ट टाइप नंबर का है, जबकि एक्सपेक्ट कर रहा था वो स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर मैं इसे टेक्स्ट ही दे दूं और यहाँ पर इज रिक्वायर्ड का मेथड है, इज रिक्वायर्ड को भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर से इसको हटा दिया और अगर हम यहाँ पर आ जाए तो अभी हमें ये वो डिफॉल्ट दिखा रहा है जो डिफॉल्ट हमने सेट किया था, ठीक है। ये वाला डिफॉल्ट हमने सेट किया था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर हम इसे पॉज कर दें कुछ देर के लिए और यहाँ पर आ जाए तो हमें यहाँ पर दे देगा कि टेक्स्ट इज मार्क एज रिक्वायर्ड इन द ऐप, लेकिन इसकी वैल्यू जो वो है अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड जो है वो बार बार आपकी एप्लीकेशन को क्रैश करेगा। बहुत जो है वो एक्सेप्शंस जो होती है वो मोस्टली अनडिफाइंड केस के लिए ही होती है। तो ये प्रॉप टाइप का जो है वो कॉन्सेप्ट है, डिफॉल्ट प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमारे पास फंक्शंस वगैरह का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। रिएक्ट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हमने देखी आज, और हमने देखा कि हम JSX किस तरह बनाते हैं, रिएक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, package.json क्या होता है, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कैसे करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सी फाइल हम कवर करेंगे नहीं करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मींस डिफॉल्ट प्रॉप ऐप के बिहेवियर को हैंडल करते हैं। ऐप के बिहेवियर को हैंडल करने से ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन इस तरह होगी कि ये वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर, वो एक्सपेक्टेड आउटपुट को हमारे लिए लाता है जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी अगर हम चाह रहे हैं कि एक स्क्रीन पर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट ही डिस्प्ले हो
तो हम उसकी डेटा टाइप को फिक्स कर देंगे। जैसे जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप हमारे पास डायनेमिक होती है, ऐसा डेटा टाइप होती नहीं है, लेकिन अगर आप जावा की तरफ जाओ, C#, C++ और किसी भी दूसरी लैंग्वेज की तरफ जाओ, तो वो डेटा टाइप रिस्ट्रिक्ट होती है, डेटा टाइप स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो ये उसी चीज़ को फोकस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास प्रॉप टाइप्स दी गई हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट के बजाय टाइप स्क्रिप्ट पर काम करते हो, तो टाइप स्क्रिप्ट पर फिर आपको प्रॉप टाइप्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट ऑलरेडी जो है वो डेटा टाइप स्पेसिफिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? Questions are welcome. गुड हो गया कुणाल, ऑल क्लियर। अच्छा, इस टॉपिक से अलावा इससे पहले जितना कवर किया है, किसी ने कुछ और कवर करने की कोशिश करी अपनी तरफ से, कुछ सर्च करके यूट्यूब पर जाकर या कुछ भी? वी हैव 3 मिनट्स, 10-10 पे ऑफ कर देंगे। खुद से एफर्ट करें। कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, कोई भी इशू हो रहा है, चाहे वो हमने कवर किया है या नहीं किया, फेसबुक ग्रुप है आपके पास, फेसबुक ग्रुप से पूछें, फेसबुक ग्रुप पर पोस्ट करें, बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वहाँ पर। कोई आपको अच्छी लर्निंग रिसोर्स मिलती है वहाँ पर शेयर करें, दूसरे फेलोज, दूसरे आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हेल्प करें। बाकी इसके अलावा मैं वर्चुअल डॉम के एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो जो है वो शेयर करूँगा यहाँ पर, मैं बाद में यूट्यूब कर लूँगा, चलो शेयर करके मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूँगा। और इसके अलावा इसकी रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह कल तक मिल जाएगी इस लेक्चर की। और देखता हूँ इससे रिलेटेड मुझे जो भी जो है वो असाइनमेंट समझ आएगा तो वो असाइनमेंट भी पोस्ट कर दूंगा मैं। लास्ट क्लास में असाइनमेंट नहीं था, क्योंकि एज सच मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, और जो 2-3 मुझे समझ में आया वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो ठीक है, ऑफ करें। ओके, तो थैंक यू सो मच। और खुद से भी एफर्ट करें, कुछ समझ नहीं आता तो पूछें, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट to resolve and to help all of the people out there joining us. So thank you so much, take care, Allah Hafiz, bye bye. Okay, so Allah Hafiz, session ending. Bye.